आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जो शायद आपको नहीं बताया गया है। जानकारी बिहार विधानसभा के पहले चुनाव की है। क्या आप जानते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? आप कहेंगे श्री कृष्ण सिंह, जिनको लोग श्री बाबू कहते हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। श्री बाबू से पहले एक शख्स बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि वह सरकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बल्कि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने बनाई थी, जबकि बहुमत कांग्रेस के पास मौजूद था। यह सभी कुछ कैसे हुआ, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। जानकारी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल केकेएन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जानकारी रोचक लगे तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। बात 17 जुलाई 1937 की है। रात का समय था। बिहार के बिहटा रेलवे स्टेशन के पास एक भयानक गर्जना के साथ पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर जाती है। धूल और धुएं का बादल इतना गहरा हो गया कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रेल की पटरियों पर बिखरे पड़े डब्बों से इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगा था। बिहटा में पंजाब मेल का दुर्घटनाग्रस्त होना और इस दुर्घटना में 119 लोगों की मौत ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। आप सोच रहे होइएगा कि बताना तो था बिहार विधानसभा के पहले चुनाव के बारे में, और बता रहे हैं ट्रेन हादसा के बारे में। दरअसल यह महज एक ट्रेन हादसा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी घटना थी जिसने बिहार की राजनीति की दिशा को ही बदल कर रख दिया। लौटते हैं मूल कहानी पर। ट्रेन हादसा के ठीक 5 रोज बाद यानी 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा का पहला सत्र शुरू होता है। उन दिनों विधानसभा में कुल 152 सदस्य हुआ करते थे। कांग्रेस ने 92 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। दूसरे नंबर की पार्टी बनी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। हालांकि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को केवल 20 सीटों पर ही सफलता मिली थी। हुआ यह कि कांग्रेस ने सरकार गठन करने से पहले 1937 के चुनाव में 92 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो कांग्रेस ने गवर्नर के सामने एक शर्त रख दिया। शर्त के मुताबिक गवर्नर को यह आश्वासन देना था कि वह अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे। उन दिनों भारत ब्रिटिश इंडिया के अधीन था। ब्रिटिश इंडिया का शासन वायसराय चलाते थे और प्रांतों में वायसराय के द्वारा नियुक्त गवर्नर शासन चलाता था। कांग्रेस चाहती थी कि निर्वाचित सरकार को शासन चलाने का अधिकार मिले, लेकिन गवर्नर ने इस तरह का अधिकार देने से साफ साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा वजह बना ट्रेन दुर्घटना। ट्रेन दुर्घटना के समय कांग्रेस ने ब्रिटिश इंडिया की सरकार को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए लोगों से कहा कि उनकी सरकार बनते ही दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। अव्वल तो यह कि कांग्रेस ने विधानसभा में दुर्घटना के पीड़ितों के लिए एक शोक प्रस्ताव रख दिया। कहते हैं कि कांग्रेस के कुमार कालिका प्रसाद सिंह ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, हम पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी व्यक्त करते हैं और ब्रिटिश इंडिया की सरकार से अपील करते हैं कि वह विशेषज्ञ और सक्षम अधिकारियों की एक जांच आयोग नियुक्त कर दे। कांग्रेस को लगता था कि यह दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह गहरे साजिश के तहत राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश है। ऐसे में गवर्नर को लगा कि यदि उन्होंने कांग्रेस को अधिकार दे दिया तो ब्रिटिश हुकूमत की पोलें खुल जाएंगी। गवर्नर ने कांग्रेस की मांगे मानने से मना कर दिया। इसे नाराज होकर कांग्रेसियों ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। सोचिए, महज एक ट्रेन दुर्घटना से समूचे बिहार की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आ गया।
इधर मौका मिलते ही गवर्नर ने 20 सीट जीतने वाली मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री का शपथ दिला दिया। उन दिनों मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। इस तरह बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी आज के मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बन गए। मोहम्मद यूनुस का शासनकाल 120 दिनों का रहा, लेकिन मात्र 120 दिनों में ही मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे निर्णय लिए जो आगे चलकर बिहार की दिशा और दशा तय करने वाला साबित होने वाला था। इन निर्णयों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आइए समझते हैं कि 1937 का चुनाव किस कानूनी ढांचे के तहत कराए गए थे। दरअसल ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मंजूरी देकर भारत में सीमित लोकतंत्र की नींव रख दी थी। इस कानून के तहत उन दिनों भारत के प्रांतों में प्रांतीय चुनाव कराया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुल 451 धाराएं और 15 अनुसूचियों के साथ यह उस समय के ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित सबसे लंबा कानून था। यह अधिनियम 2 अगस्त 1935 को रॉयल असेंट प्राप्त करने के बाद 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के धारा 93 के तहत गवर्नर को प्रोक्लामेशन जारी करने का अधिकार था। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नर जब चाहे मंत्रिमंडल की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता था, विधानसभा को निलंबित कर सकता था और प्रांत का पूरा शासन अपने नियंत्रण में ले सकता था। यह वही धारा थी जिसको कुछ शर्तों के साथ बाद के दिनों में यानी आजाद भारत के संविधान की अनुच्छेद 356 में शामिल कर लिया गया। हालांकि उन दिनों कांग्रेस ने इस धारा का विरोध किया था। सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, सिर्फ इन्हीं धाराओं की वजह से। उधर ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस को बैक फुट पर रखते हुए मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री पद का शपथ दिला दिया। हम पहले ही बता चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस ने 120 रोज बिहार पर राज किया। इन 120 दिनों में मोहम्मद यूनुस ने जो किया, बहरहाल उसको भुला दिया गया है। उन्होंने अपने कैबिनेट में बाबू गुरु सहाय लाल को ग्रामीण विकास और कुमार अजीत प्रसाद सिंह देव को स्वतंत्र स्वशासन मंत्री बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रख दी। सबसे दिलचस्प बात यह हुआ कि इससे पहले यानी 31 मार्च को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद यूनुस के घर पर धरना दिया था। इस दौरान कुछ कांग्रेसियों ने उनके घर पर पत्थरबाजी कर दी थी। इसमें कई कांग्रेसी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार होकर जेल में बंद थे। शपथ लेने के तुरंत बाद मोहम्मद यूनुस ने एक आदेश जारी करके सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश दे दिया। बाद में यूनुस ने कहा था कि मैं बदले की राजनीति में यकीन नहीं करता हूं, बल्कि सभी के साथ न्याय में भरोसा रखता हूं। मोहम्मद यूनुस के इस निर्णय का जबरदस्त असर पड़ा और वो बिहार के राजनीति में लोकप्रिय होने लगे। इससे कांग्रेस घबरा गई। मोहम्मद यूनुस ने अपने छोटे शासनकाल में किसानों के भूमि कर में भारी कटौती करके किसानों का दिल जीत लिया। यूनुस यही नहीं रुके, उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध बनाने की योजना बना दी और गन्ना की खरीद को अनिवार्य बनाने के लिए चीनी मिल मालिकों के साथ एक समझौता कर लिया। उन्होंने सरकारी काम के लिए उर्दू लिपि को मान्यता दे दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने ही आज की बिहार विधानसभा और पटना हाई कोर्ट के लिए भवन निर्माण का कार्य अपने शासनकाल में शुरू करा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। आज का विधानसभा और हाई कोर्ट बिल्डिंग उनके ही दूरदर्शी सोच का जीता जागता प्रमाण है। मोहम्मद यूनुस जानते थे कि उनकी सरकार अस्थायी है। वो ये भी जानते थे कि जिस दिन कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला कर लेगी, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को सरकार से उसी दिन बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं था। लिहाजा मोहम्मद यूनुस ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। यूनुस चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी मिलकर गठबंधन की सरकार बना ले। मोहम्मद यूनुस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यदि कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाती है तो मुस्लिम लीग के
दो राष्ट्र सिद्धांत को गलत ठहराने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने मोहम्मद यूनुस का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने भी यूनुस के प्रस्ताव का विरोध करते हुए यूनुस सरकार को ही अवैध बता दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 7 जुलाई 1937 को जब कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया तो इसके 2 रोज बाद यानी 19 जुलाई को मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देना पड़ा। अगले रोज यानी 20 जुलाई को कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह ने पहली बार प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री की शपथ लेकर बिहार में कांग्रेस की सरकार बना दी। दिलचस्प बात यह कि उन दिनों कांग्रेस के अधिकांश नेता डॉक्टर सैयद महमूद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्तक्षेप से श्री कृष्ण सिंह को मौका मिल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री कृष्ण सिंह के चुनाव से अब्दुल कलाम आजाद इतने नाराज हुए कि उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उस पुस्तक के 30 पन्नों में बहुत ही विस्तार से इस घटना का जिक्र किया हुआ है। आज यह कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि भारत के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में क्या हुआ था। किस तरह 92 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 4 महीने तक सत्ता से बाहर रही और राजनीतिक समझदारी से काम लेने वाले मोहम्मद यूनुस ने मात्र 20 सीटों के साथ 120 दिन तक बिहार पर शासन किया। मोहम्मद यूनुस ने साबित किया कि असली नेतृत्व सत्ता पकड़ने में नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। इतिहास की विडंबना देखिए, आज बिहार सरकार की आधिकारिक रिकॉर्ड में मोहम्मद यूनुस का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है। वह एक ट्रेन दुर्घटना जहां से इस राजनीति की शुरुआत होती थी वास्तव में एक संयोग नहीं था, बल्कि यह उस अस्थिर राजनीतिक दौर का प्रतीक था जब बिहार लोकतंत्र के साथ अपना पहला प्रयोग कर रहा था। इस प्रयोग में मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्ति ने साबित किया नेता वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। यह कहानी आज के राजनीति के लिए भी उतना ही सटीक है जितना तब था। कहते हैं कि एक गलत निर्णय पूरा खेल बिगाड़ सकता है, सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते विपक्ष में बैठा सकता है। कमोबेश यही हालात आज के राजनीति में भी मौजूद बनकर उपस्थित है। बहरहाल मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। नमस्कार।